बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकलौते बेटे की शादी करती तो बहू भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही बेटा घर आता बहू बेहोशी का नाटक करके मेरे कमरे में ही रह जाती। मैं बड़ा परेशान होती और फिर इसी वजह से दूसरी बहू ले आई, लेकिन वो भी ऐसे ही करती। फिर तीसरी बहू आई तो उसने भी यही करना शुरू कर दिया। मुझे बड़ी हैरत थी और फिर एक दिन मैं खुद ही बेटे के कमरे में चली गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरा बेटा आ गया और तब मुझे बेटी की एक ऐसी चीज दिखी कि मैं तौबा तौबा कर उठी, क्योंकि सच कहूं तो मैंने हाथ में चिराग लेकर बहू ढूंढी थी। मुझे नहीं पसंद आजकल की चतुर चालाक लड़कियां जो सारा सारा दिन मेकअप की दुकान बनकर घूमती है, जिनकी जिंदगी का मदार सिर्फ फैशन ही होता है, जो हमेशा इसी ताक में रहती हैं कि कब ब्रांड्स पर सेल लगे और वो कपड़े खरीद सके। मुझे तो भोली बाली सी लड़कियां ही अच्छी लगती थी, इसीलिए मैंने ना ही अपनी बहनों की कोई बेटी ली और ना ही किसी भाई के यहाँ ही रिश्ते के लिए पैगाम भेजा। ससुराली रिश्तेदार जो मुझसे आस लगाए बैठे थे, मैंने तो उनकी भी लाज न रखी और अपने करीम के लिए हुमैरा जैसी लड़की चुन ली थी। वो बेतहाशा मासूम थी, शक्ल सूरत भी बस मुनासिब ही थी, जबकि मेरा बेटा बहुत ही प्यारा था। मेरे दिल में यह भी ख्याल था कि अगर आम सी लड़की ब्याह कर लाऊंगी तो वो मेरे बेटे से दबकर भी रहेगी और उसकी इज्जत भी करेगी, और यूं मैं अपने तौर पर एक खुशहाल घराने की बुनियाद रख रही थी। शादी हो गई और हुमैरा मेरे घर आ गई थी। मैंने अपने दिल की खुशी के खातिर खूब रस्में भी की थी। मेरी बहू भी बहुत राजी थी और बेटा भी। शादी की रात दोनों के चेहरों से खुशी फूट रही थी, मगर जब मैंने सुबह उनके उतरे हुए चेहरे देखे तो घबरा गई कि ये क्या हो गया है। मेरी बहू गुमसुम सी थी और तो और उसने किसी किस्म की तैयारी भी नहीं की हुई थी। आम सा लिबास पहना हुआ था, ना सुर्खी पाउडर और ना ही किसी किस्म के गहने। मैं बोली, क्या बात है बहू, तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि पहले दिन की दुल्हनें ऐसे कमरे से बाहर नहीं निकलती? अभी थोड़ी देर में मोहल्ले की औरतें तुम्हें देखने के लिए आने लगेंगी। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर वो क्या सोचेंगी? बहू, तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम मेरी इकलौती बहू हो? मेरे दिल में बहुत अरमान है। मैंने आज के दिन के लिए तुम्हारे लिए नारंगी रंग का सूट सिलवा कर रखा हुआ था, साथ ही साथ ज्वेलरी भी सेट की हुई थी, मगर तुम तो मुंह धोकर ही बस बाहर आ गई हो। मेरी बहू ने बड़ी अजीब सी नजरों से मेरे बेटे की जानिब देखा था। हुमैरा की यूं देखने पर अदनान घबरा गया था। क्यों? इस बात की मुझे तब तक समझ नहीं आई थी जब तक अदनान मुंह से कुछ नहीं बोला था। वो कहने लगा, अम्मी, दरअसल मैंने हुमैरा से कहा था कि तुम तैयार मत होना। मेरी अम्मी को ज्यादा बनाव सिंगार करने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं। अम्मी ने मेरे लिए बहुत से रिश्ते देखे थे, एक से बढ़कर एक लड़की थी, मगर अम्मी ने उन्हें इसीलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो बन-ठन कर रहती थी। मैंने अदनान की बात सुनकर अपना माथा पीट लिया था और बोली, पहले दिन की दुल्हन को तो तैयार होना पड़ता है ना। बहू, तुम जाओ, जाकर तैयार हो जाओ और अपने शौहर की बातों पर कान मत धरा करो। ये तो मर्द जात है, इसे क्या पता रीत रिवाजों का। मेरी बहू ने सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। जब वो वापस आई तो तैयार तो थी, मगर उसमें अभी भी किसी चीज की कमी सी थी। मैंने उस पर बहुत गौर किया था। तब कहीं जाकर मुझे पता चला कि ये कमी किसी और चीज की नहीं बल्कि मुस्कुराहट की थी। मैंने हुमैरा से कहा, बेटी, मुस्कुराना सुन्नत है। तब कहीं जाकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी, लेकिन चंद ही सेकंड्स बाद वो फिर से खत्म हो चुकी थी। फिर सारा दिन हुमैरा उदास चेहरा लिए यहां वहां घूमती रही थी। उसको देखने के लिए जो भी आता था उनकी आंखों में हजारों सवाल नजर आ रहे थे। रात के वक्त वलीमा था। मैंने हुमैरा से सख्ती से कह दिया था कि तुम मुझे वलीमे की तकरीब पर मुस्कुराती हुई नजर आओ, ये ना हो कि मुंह फुलाकर बैठी रहो। उसने सर हिला दिया था। ये तो शुक्र था कि उसने मेरी बात मान ली थी, वरना रिश्तेदारों में मेरी कितनी सुबकी हो जाना थी। मैंने खानदान की लड़कियों को छोड़कर बाहर से लड़की ली है, और वो भी ऐसी कि वो अपनी शादी पर बिल्कुल खुश नजर नहीं आती। खैर, जब हम घर वापस आए तो मेरी बहू झट से मेरे कमरे में आकर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। वो लड़की जो दिन भर गूंगी बनकर फिर रही थी, अब वो लंबे चौड़े किस्से सुना रही थी, जबकि मैं चाहती थी कि वो जल्द से जल्द अपने कमरे में चली जाए ताकि मैं भी आराम कर सकूं। मैं बोली, बेटी, तुम अब अपने कमरे में जाओ, अदनान तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। उसने सर हिला दिया और फिर बोली, अम्मी प्लीज, आप मुझे मना मत कीजिएगा, मैं आपकी टांगें दबाना चाहती हूँ। आप मेरी अम्मी की तरह हैं, मुझे आपकी खिदमत करके अच्छा लगेगा। मैं मुस्कुराकर बोली, मेरी खिदमत करने के लिए भी पूरी उम्र पड़ी है।
मैं पहले दिन की दुल्हन से टांगे दबाती अच्छी लगूंगी क्या? मेरे बार बार इनकार करने पर भी वो मेरे पांव दबाने बैठ गई थी। मैं सारे दिन की थकी हुई थी। जिस्म को आराम पहुंचा तो पता भी न चला कि कब मेरी आंख लग गई। मैं बहुत ही गहरी नींद सोई थी, फजर के लिए भी उठ ना सकी थी। खैर, जब मैं नींद से बेदार हुई तो ये देखकर तंग रह गई थी कि मेरे पहलू में ही हुमैरा लेटी हुई थी। उसने अभी तक रात वाला लहंगा पहना हुआ था। उसने आरामदेह लिबास तक नहीं पहना था। इसका यही मतलब था कि हुमैरा रात भर अपने कमरे में गई ही नहीं थी। मैं उसकी इस हरकत पर हक्का बक्का रह गई थी। दिल में यही ख्याल आया कि अदनान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मेरी माँ ने मेरी बीवी को अपने पास क्यों रोक लिया। वो यही समझ रहा होगा कि मैं भी रिवायती सास बन चुकी हूँ और बहू और बेटे के दरमियान फूट डलवाना चाहती हूँ। मैंने हुमैरा को आवाज़ दी, तब उसने करवट ली और फिर जल्दी से उठ बैठी। उसकी आंखों में भी हैरत थी। उसने हैरानगी से इधर उधर देखा और बोली, अम्मी ये क्या हुआ? कल रात में आपके कमरे में ही सो गई? फिर उसके चेहरे पर फिक्र दर आई थी। वो बोली, अदनान तो बहुत खफा होंगे। अम्मी मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। दरअसल कई दिनों से शादी की तैयारियों में मसरूफ थी ना, आराम का तो मौका ही नहीं मिला था। मैं बोली, हाँ बेटी, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी बात इतनी आसानी से अदनान भी समझ पाएगा। उसे तो तुम ही मनाओगी। वो बोली, मैं अभी जाती हूँ। इतना क्या कर हुमैरा अपने कमरे में चली गई थी। मैंने दिली दिल में सोचा कि हुमैरा बेशक एक कम गो लड़की है, मगर इसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, वरना किसी नई नवेली दुल्हन को क्या पड़ी है कि जाकर सास की खिदमतें करे। खैर, मैं उठकर बाहर आई तो देखा कि हुमैरा के घर वाले नाश्ता लेकर आ चुके थे। मैंने उनसे कहा कि इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी। हुमैरा की वालदा कहने लगी, तकल्लुफ़ कैसा, ये तो एक रस्म है जो पूरी करनी ही होती है। मैंने उन्हें बिठा दिया और बोली कि मैं हुमैरा को बताकर आती हूँ कि आप लोग आए हैं। मैं अपने बेटे के कमरे की तरफ चल दी थी। मैं इसी नीयत से आई थी कि अगर अदनान का मिजाज अभी तक बरहम हो तो उससे कह दूँ कि अपनी बीवी की पहली गलती से दरगुजर कर दो। हुमैरा के वालिदैन आए हैं, उनके सामने तुम अपनी बीवी के साथ इज्जत से पेश आना। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो परेशान से हुमैरा बाहर आ गई थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी और वो मेरी जानिब मदद तलब नज़रों से देख रही थी। मैंने उसके आंसू पोंछ डाले और बोली, तुम्हारे वालिदैन आए हैं, लाउंज में बैठे हैं, तुम उनसे मिल लो, तब तक मैं अदनान को पुरसुकून करने की कोशिश करती हूँ। बहू लाउंज की तरफ बढ़ी तो मैं भी अपने बेटे के पास आ गई थी। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो बोला, अम्मी आपने मेरे लिए कैसी बीवी तलाश की है जो मुझसे भागती फिर रही है? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे बच्चे, दरअसल वो तो मेरी टांगे दबाते दबाते सो गई थी। तुम बिला वजह अपना मूड खराब मत करो। मैंने अदनान को काफ़ी समझाया बुझाया, तब कहीं जाकर उसका मिजाज दुरुस्त हुआ था। हम सब ने बहुत ही खुशगवार माहौल में नाश्ता किया था। हुमैरा के वालिदैन की वापसी का वक्त हो गया तो वो कहने लगे कि हमारे यहाँ रस्म है, बेटी को पहले दिन वालिदैन के घर लेकर जाया जाता है, इसलिए आप हमें इजाज़त दें कि अपनी बेटी को एक दिन के लिए घर ले चलें। शाम में आप लोग आकर इसे वापस ले जाइएगा। अदनान ने मेरी जानिब देखा था, फिर वो बोला, अंकल अब तो ये रीत रिवाज बहुत पुराने हो गए हैं। आप ऐसा करें कि हुमैरा को अभी अपने साथ लेकर ना जाए, कुछ दिन गुजर जाएं तो मैं खुद इसे आपके घर छोड़ाऊंगा। हुमैरा के वालिद बोले, अदनान बेटा, अब हमारी बेटी तुम्हारी अमानत है, इसके मुतालिक तुम जो भी फैसला करोगे वो हमें दिलो जान से मंजूर होगा, मगर एक बाप की इल्तिजा है कि तुम हमें हुमैरा को घर लेकर जाने दो। ये रस्म रिवाज भी बहुत ज़रूरी है। मैंने भी अदनान की जानिब देखा और बोली, बेटा बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। अदनान के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपनी बीवी को घर से जाने नहीं देना चाहता, मगर फिर वो मेरे आगे भी मजबूर हो गया था। उसने हुमैरा को अपने वालिदैन के साथ जाने की इजाज़त दे दी। मुझे इस बात की खुशी थी कि अदनान का दिल अपनी बीवी के साथ लग चुका था। अब वो उसे खुद से दूर जाने नहीं देना चाहता था। खैर, शाम के वक्त अदनान जल्दी तैयार हो गया था और मुझसे भी बोला कि अम्मी आप भी अपनी तैयारी पकड़ें, हम हुमैरा को लेने के लिए जाएंगे। मैं हंस दी थी और बोली, बेटा मुझे तो लग रहा है कि एक ही दिन में हुमैरा बिल्कुल तुम्हारे हवासों पर सवार हो गई है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरी पसंद में राजी हो। मुझे फ़ख्र है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी बीवी ढूंढी है। अदनान मुस्कुरा दिया था। मैंने अपना बेहतरीन सा लिबास निकाल कर पहन लिया था। अभी हम घर से निकलने ही लगे थे कि मेरा फ़ोन बजने लगा था।
मैंने देखा तो ये कॉल अदनान की सास की तरफ से आ रही थी। मैंने फ़ोन उठाकर जल्दी से कहा, जी बस हम पहुंचने ही वाले हैं, रास्ते में है। हुमैरा की वालदा कहने लगी, बहन आज आप आने की जहमत मत कीजिएगा, हुमैरा की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज के दिन घर रुकना चाहती है। आप बेफिक्र हो जाएं, कल खुद ही हम अपनी बेटी को आपके पास छोड़ाएंगे। मैं तो ये बात सुनकर परेशानी हो गई थी, क्योंकि अदनान को मैंने ही मजबूर किया था कि वो अपनी बीवी को वालिदैन के साथ जाने दे। मैं झट से बोली, बहन हम हुमैरा को घर ले आएंगे, उसकी खूब देखभाल भी करेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मगर हुमैरा की वालदा किसी तौर भी मेरी बात सुनने पर रज़ामंद नहीं थी। मैंने उनकी लाख मिन्नत समाजत की थी, मगर वो बार बार यही कह रही थी कि एक माँ से अच्छी देखभाल और कोई नहीं कर सकता। आखिरकार मुझे ये हथियार डालने पड़े थे। मैं बोली, ठीक है, हुमैरा आपकी भी बेटी है, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, हम कल लेने आ जाएंगे। हुमैरा की वालदा कहने लगी, नहीं आपको बिला वजह जहमत होगी, हम खुद ही छोड़ाएंगे अपनी बेटी को। इतना कहकर उन्होंने ठग से फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि मैं तो अदनान से नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी। वो बोला, अम्मी क्या कह रही थी हुमैरा की वालदा? मैंने सारी बात बता दी तो वो मुझे देखता ही रह गया था, मगर ये शुक्र था कि वो कुछ भी कहे बिना अपने कमरे में चला गया था। अब मुझे रह रहकर अपनी बहू पर गुस्सा आ रहा था कि भला ये क्या बात हुई कि वलीमे के अगले ही दिन अपने वालिदैन के घर जाकर डेरे लगाकर बैठ गई थी। भला ऐसा भी कभी हुआ है? मैंने भी सोच लिया था कि इस चीज़ की सज़ा तो मैं उसे ज़रूर दूंगी। वो मेरे सामने नाक भी रगड़ेगी तब भी मैं उसे दोबारा उसके मैके जाने नहीं दूंगी। मैं यही सब प्लानिंग करती रही थी, मगर मैं कहाँ जानती कि इंसान की तवक्को के मुताबिक कुछ भी नहीं होता। इंसान तो बस सोचता ही रह जाता है। हुआ कुछ यूं कि अगले दिन भी हुमैरा वापस नहीं आई थी। हमने भी फ़ोन करके उसके मुतालिक इत्तला नहीं ली, और यूं ही करते कराते पूरा हफ्ता गुजर चुका था। अब तो अदनान हर वक्त गुस्से में ही रहता था। मैं भी डर गई थी कि इकलौती औलाद है, कहीं गुस्से में कोई गलत कदम ही ना उठा ले और अपना घर उजाड़ ले। एक दिन अदनान कहने लगा, अम्मी आपने मेरे लिए किस किरदार की लड़की चुनी थी जिसका दिल अपने शौहर के साथ लगा ही नहीं? यकीनन वो अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़कर आई थी जिसके अट्रैक्शन उसे पाक रिश्ते से ज्यादा महसूस हो रही थी। मैं चुप ही रही। जैसे ही अदनान आगे पीछे हुआ, मैंने फौरन से हुमैरा के घर फोन कर दिया था। मेरा तो यही इरादा था कि मैं उन्हें खूब करारी करारी सुनाऊंगी, मगर मेरी आवाज़ सुनते ही हुमैरा की वालदा कहने लगी, अच्छा हुआ कि आपने फ़ोन कर दिया, बस मैं भी करने ही वाली थी। आप ये बताएं कि आपका बेटा हुमैरा को तलाक देगा या हम ही खुला के लिए कोर्ट जाएं? मैं तो उनकी बात सुनकर तहल कर रह गई थी। कुछ कहे बिना मैंने फ़ोन बंद कर दिया। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए थे। आखिरकार मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने बेटी के सामने ये बात रख दी थी। वो कहने लगा, अम्मी मैं तलाक देने पर रज़ामंद हूँ। इस तरह हुमैरा को तलाक हो गई थी। पूरे ख़ानदान में हमारा बहुत मजाक बना था। सच कहूँ तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। अपनी ही सुबकी ख़त्म करने के लिए मैंने अदनान का रिश्ता फिर से ढूंढना शुरू कर दिया था। मैंने उससे कहा था कि मुझे बता दो कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। वो कहने लगा, अम्मी बस वो हुमैरा की तरह बदकिरदार ना हो। मैंने सर हिला दिया और एक बार फिर से ख़ानदान के बाहर की लड़की तलाश करने लगी थी। इस बार मुझे एक यतीम बच्ची का रिश्ता मिला था। वो बेहद हसीन थी और पहनने ओढ़ने के फन से भी आगा थी। सबसे बढ़कर यह कि वो हंसमुख थी, हुमैरा की तरह मीसती नहीं थी। मैंने तो अपने पहले तजुर्बे से यही सीखा था कि ज्यादा चुपचाप रहने वाली लड़कियों से बचकर रहना चाहिए। खैर, मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हो गया था। मैंने खानदान वालों का मुंह बंद करने के लिए कि मेरे बेटे को पहले से बढ़कर लड़की मिली है, इसलिए मैंने एक बार फिर से सबको शादी के लिए मदऊ किया था। मेरी दूसरी बहू नाजिश की तारीफें हर तरफ से हो रही थी। वो थी भी बहुत खुश मिजाज। शादी की रात मैंने अपने बेटे को खुश देखा था और फिर कहीं जाकर मेरे कंधों से बोझ उतरा। शुक्र था कि मैं एक बार फिर से अपने बेटे की जिंदगी में खुशियां लाने के काबिल हो चुकी थी। वलीमे के दिन नाजिश अपने कमरे से खूब सज धज कर निकली थी। कल की निस्बत आज वो बहुत खामोश सी लग रही थी। मैंने उससे वजह पूछी तो कहने लगी कि पहले दिन की दुल्हन हूं, अब पटर पटर बोलती अच्छी थोड़ी ना लगूंगी। सारे दिन मोहल्ले की औरतें नाजिश को देखने के लिए आती रही थी और वो भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबसे मिलती रही थी। रात हुई तो वो मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी, अम्मी मैं आज रात आपके कमरे में लेट सकती हूँ क्या? मैंने हैरत से उसके चेहरे की जानिब देखा था और उसे फौरन इनकार कर दिया था। मैं बोली, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, ऐसा अच्छा नहीं लगता।
नाजिश कहने लगी, दरअसल मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं सोना चाहती हूँ। कमरे में जाऊंगी तो अदनान मुझसे तवक्को करेंगे कि मैं उनसे बातें करूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। शायद इससे उनका मूड ख़राब हो जाए। मैं बोली, अगर ऐसी ही बात है तो तुम अपने शौहर से इजाज़त लेकर आओ। अगर वो कहे हाँ तुम मेरी माँ के कमरे में रुक सकती हो तो रुक जाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो झट से बोली, मैंने अदनान से पहले ही इजाज़त ले ली थी। वो कह रहे थे कि ठीक है तुम मम्मी के कमरे में सो जाना, मगर अंदर से कुंडी लाजमी लगा लेना। मैंने सर हिला दिया और बोली, ठीक है तुम यहीं सो जाओ। नाजिश ने अंदर से कुंडी लगा ली थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो नाजिश कमरे में नहीं थी। मैं बाहर निकली तो देखा कि वो तो नाश्ता बना रही थी। उसकी जानिब देखकर मुझे खुशी भी हुई थी और थोड़ा बहुत गुस्सा भी आया था। मैं बोली, नाजिश तुमने अभी मीठा बनाया ही नहीं और काम में हाथ डाल दिया। वो मुस्कुराकर बोली, अम्मी ये देखें तो पहले मैंने हलवा ही बनाया था। मैं एकदम से हल्की फुल्की हो गई थी। इस बात की खुशी थी कि मेरी बहू अच्छी थी, काम से जी चुराने वाली लड़की नहीं थी। अदनान आज बहुत चुपचाप था। मैंने उससे वजह भी पूछी मगर उसने कोई जवाब न दिया और उठकर बाहर चला गया। आज रात फिर से नाजिश मेरे कमरे में सोने आ गई थी। मैं बोली, नाजिश तुम्हें इल्म भी है कि अगर यूं ही अपने शौहर से दूर दूर भागती रही तो वो तुमसे बेजार हो जाएगा। नाजिश ने मासूम सा चेहरा बना लिया और बोली, अम्मी शौहर से इजाज़त लेकर ही आई हूं। मुझे भी हैरानगी होती थी कि आखिर मेरा बेटा इतनी आसानी से इजाज़त कैसे दे देता है। अब जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी के मज़दाक मैं भी चुप कर जाया करती थी। जब यूं ही सब कुछ चलता रहा, एक दिन अदनान फट पड़ा था। वो गुस्से से बोला, अम्मी आप क्यों हर शब मेरी बीवी को अपने कमरे में बुला लेती हैं? मैं तो उसकी बात सुनकर ही हैरान रह गई थी। मैं बोली, अदनान तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तो नाजिश ने बताया था कि तुम ही उसे मेरे कमरे में सोने की इजाज़त देते हो। अदनान गुस्से से बोला, अम्मी आपने इस बात का यकीन कर लिया, ये भी नहीं पूछा कि आखिर मेरा बेटा अपनी नई नवीली दुल्हन को मेरे कमरे में क्यों भेज देता है? मैं उसे क्यों इजाज़त देता भला? जब वो मेरे पास आकर कहती थी कि अम्मी की तबीयत खराब है और वो चाहती हैं कि मैं उनके पास रुक जाऊं, तो भला फिर मैं क्या कहता? इनकार कैसे कर देता? अम्मी रात के वक्त आपको क्या हो जाता है? दिन भर तो आप अच्छी भली होती हैं। मुझे तो अपने कानों पर ही यकीन नहीं हो रहा था। उस मासूम सी नजर आने वाली नाजिश ने किस तरह से मुझे बेवकूफ़ बना दिया था और सारा इल्ज़ाम भी मुझ पर ही लगा दिया था। मैंने नाजिश को आवाज़ देकर बुलाया तो वो किचन से निकल आई थी। मैंने करख्त लहजे में उससे पूछा, मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हें अपने कमरे में सोने का नहीं कहती थी? तुमने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया? नाजिश ने मेरी बात सुनी तो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसके पास कोई जवाब होता तो वो देती ना। उसके इस तरह रोने पर मुझे तरस ही आ गया कि यतीम बच्ची है, कहीं इस पर सख्ती करने से मैं ही अल्लाह की पकड़ में ना आ जाऊं। रात हुई तो मैंने नाजिश से कह दिया था कि तुम अपने कमरे में ही सोना और खबरदार जो मेरे कमरे का रुख भी किया तो। मेरी बातें सुनकर नाजिश खामोश ही रही थी, मगर न जाने मुझे उसकी आंखों में इतनी उदासी क्यों नजर आई थी। मैंने सर झटक दिया था। सब अपने अपने कमरों में चले गए तो मैं भी अपने कमरे में आ गई थी। मुझे जल्दी नींद आ जाया करती थी। आज भी गहरी नींद सो रही थी जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं घबरा गई और जल्दी से उठकर दरवाजे तक आई थी। मैं बोली, कौन? तब नाजिश के रोने की आवाज़ आई थी। वो कह रही थी, अम्मी दरवाज़ा खोल दें, आपको खुदा का वास्ता है मुझे अदनान से बचा लें। मुझे नाजिश के अल्फाज ने हैरत में मुब्तला कर दिया था, मगर मैं कुछ नहीं बोली थी। यही तासुर दिया था कि मैं सो रही हूँ। वो बड़ी देर तक मेरे दरवाजे पर खड़ी गिड़गिड़ाती रही थी, दरवाज़ा खोल देने के लिए इल्तिजाएं करती रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं यूं ही नाजिश और अदनान के बीच में आती रही तो उन दोनों के दरमियान फासले कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। फिर कुछ देर बाद अदनान आकर नाजिश को ले गया था। मेरे दिल में यही आया कि कहीं ऐसा ना हो कि अदनान और नाजिश के दरमियान लड़ाई हुई हो जिसकी वजह से वो मेरे पास आई हो। मैं ये बातें सोच सोच कर परेशान होती जा रही थी, इसीलिए मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई कि कहीं अदनान अपनी बीवी को डांट तो नहीं रहा। मैं उनके कमरे के पास चली गई थी, मगर अंदर खामोशी ही खामोशी थी। यानी दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो भी मसला हुआ था वो हल हो चुका था। मुझे इस बात की खुशी हुई कि आज मैं उन दोनों के दरमियान नहीं आई और उन्होंने अपने ही तौर पर अपने मसले सुलझा लिए थे। मैं पुरसुकून होकर सो चुकी थी। सुबह आँख खुली तो घर में बड़ी खामोशी महसूस हो रही थी। किचन में गई तो वो भी खाली पड़ा था। मैं अदनान के कमरे की जानिब गई तो वहां भी नाजिश नहीं थी।
मैं बोली, अदनान, तुम्हारी बीवी कहाँ है? आज तो उसने नाश्ता भी नहीं बनाया। वो एकदम से उठकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि वो आपके कमरे में आ गई थी। मैं बोली, नहीं नहीं, बखुदा ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो मेरे पास आई जरूर थी, मुझसे मदद भी तलब कर रही थी, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरी बात सुनकर अदनान भी परेशान हो चुका था। वो बोला, अम्मी, क्या आप सच कह रही हैं? मैं बोली, हाँ, 100% सच। तो मुझे ये बताओ कि रात वो मेरे पास क्यों आई थी? मुझसे क्यों कह रही थी कि मैं उसे तुमसे बचा लूं? तुमने उसके साथ क्या सुलूक किया था? अदनान बहुत घबरा गया था। वो बोला, अम्मी, दरअसल मैंने उस पर थोड़ा सा गुस्सा किया था कि वो आपसे झूठ क्यों बोलती रही है। मैं बोली, अच्छा, इन बातों को छोड़ो और जाकर अपनी बीवी को तलाश करो। अदनान घर से बाहर चला गया था। तभी नाजिश की वालिदा का फोन आ गया था। वो अपनी बेटी के लिए खुला मांग रही थी और मैं हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं बोली, बहन, आप अपने हवास में तो हैं, क्यों अपनी यतीम बच्ची के माथे पर तलाक का दाग लगाना चाहती हैं? तब वो गुस्से से बोली, मेरी बच्ची के माथे पर यह दाग भी मुझे मंजूर है, बस आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती वो, और आपको शर्म आनी चाहिए। अपने ऐसे बेटे के लिए आप मेरी बेटी का रिश्ता लेने आई थी। इतना कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया था और मैं शर्मदर सी रह गई थी। क्या इस सब के पीछे मेरा बेटा था? क्या वो ऐसा था कि उसके साथ कोई भी लड़की नहीं रह सकती थी? कुछ देर बाद अदनान घर लौट आया था। वो बहुत परेशान था। कहने लगा, अम्मी, मुझे नहीं मालूम कि नाजिश कहाँ चली गई है। मैं बोली, वो अपने घर चली गई है और तलाक का मुतालबा कर रही है। तुम मुझे बताओ कि तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया था जो वो तुम्हें छोड़कर चली गई? अदनान की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोला, अम्मी, वो बेवफा थी। नाजिश ने कल रात मुझे बताया कि वो किसी और को पसंद करती थी और उससे ब्याह करना चाहती थी। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे डांटा था। वो भागकर आपके पास आ गई। मैं उसे कमरे में ले गया था। फिर मेरी आंख लग गई। सुबह जागा तो वो घर में नहीं थी। मुझे तो यही लगा था कि वो आपके पास होगी। अम्मी, नाजिश भी अच्छी लड़की नहीं निकली। मैं उसे तलाक दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बीवी। और मेरी दूसरी बहू को भी तलाक हो गई थी। एक ही महीने में मेरे बेटे की 2 बार तलाक हो चुकी थी। अब तो मुझे खुद पर भी गुस्सा आता था कि मैं अपने बेटे के लिए ऐसी लड़कियां क्यों चुनती हूं जो अच्छी ना हो। इस बार मैंने अदनान से कहा कि तुम ही कोई लड़की ढूंढ लो। वो कहने लगा, अम्मी, मुझे इन मामलात की कुछ खबर नहीं है। आपकी नज़र जब धोखा खा सकती है तो फिर मेरा तो तजुर्बा भी नहीं है इन कामों में। मैं उदास हो गई थी क्योंकि मैं कौन सा अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की मुंतखब कर सकी थी। अब की बार मैंने फैमिली से ही रिश्ता लेने की ठानी थी। मैंने अपनी बहन से उसकी बेटी का हाथ मांगा तो उसने एतराज़ किया कि तीसरी बार तुम्हें मेरा घर नजर आया, पहले मेरी बेटी नजर नहीं आई थी क्या? मैंने उससे कहा कि 2 बार हमें धोखा मिला है। इस बार घर की पली हुई बच्ची चाहती हूं ताकि मेरे बच्चे को धोखा ना मिले। मेरी बहन इस रिश्ते पर बड़ी मुश्किल से रजामंद हुई थी, लेकिन उसने मेरा मान रख लिया था। मैंने इस रिश्ते के मुतालिक अदनान को बताया तो उसने फौरन इनकार कर दिया। वो बोला, मैं खानदान में शादी हरगिज नहीं करूंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रजामंद किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगा। आखिरकार मैंने उसे अपने सर की कसम दे दी। तब उसने ये रिश्ता कर लिया था। खैर, शादी हो गई और बहू घर भी आ गई थी। वो खुश थी, जबकि मेरे बेटे का मुंह बना हुआ था। सुबह जब मेरी बहन की बेटी कमरे से निकली तो वो मेरे गले लगकर रोने लगी थी। वो बोली, खाला, मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं हैरान हुई और वजह पूछी तो वो कहने लगी, वो अदनान। उसके बाद फिर से रोने लगी थी। अब मुझे अपने बेटे पर शक हुआ था, इसलिए मैंने अनीका के आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, तुम मुझे मौका दो, अभी घर मत जाओ। रात के वक्त मैंने बहू को उसके कमरे में बिठा दिया और खुद उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरा बेटा कमरे में दाखिल हो गया और बोला, हाँ अनीका, मुझे बताओ, तुम अपने पीछे कितने आशना छोड़कर आई हो? कितने लड़कों के दिल तोड़कर तुमने मेरे साथ शादी की है? इतना कहकर अदनान ने अपनी बीवी पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया था। मैं तो ये देखकर ही दंग रह गई थी। मैं झट से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गई और बोली, ये सब क्या तमाशा है? मेरी आवाज़ सुनकर पहले तो अदनान बहुत घबरा गया था, फिर फूट फूट कर रोने लगा।
उसने अपनी अलमारी से एक लड़की की तस्वीर निकालकर मेरे सामने कर दी थी। वो बोला, अम्मी, इसका नाम सना है। मैं बहुत चाहता था इसे। 4 साल ताल्लुक भी रहा। हमने साथ जीने मरने की कस्में खा रखी थी। जब इसका रिश्ता लेकर मैं जाना चाहता था तो पता चला कि अगले हफ्ते तो उसकी शादी है। उसने हर चीज मुझसे खुफिया रखी थी। जब मैंने उससे इस्तफसार किया तो कहने लगी कि मोहब्बत तो अब भी तुम्ही से करती हूं, बस शादी किसी और से होने वाली है मेरी। उस दिन मुझे इल्म हो गया था कि हर औरत बेवफा है। इसीलिए मैं अपनी बीवियों पर शक करता रहा और फिर उन पर हाथ भी उठाता था। वो मुझसे डरकर भाग जाती थी। अम्मी, हर औरत बेवफा क्यों होती है? मैं बोली, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे अब्बू की वफात को 19 बरस हो चुके हैं, मगर मैंने उनके साथ कभी बेवफाई नहीं की। दूसरी शादी का सोचा भी नहीं। हर औरत एक सी नहीं होती। अब मुझे इल्म हुआ था कि मेरे बेटे की नाकाम शादियों की वजह वो धोखा था जो उसे मिला था। इस ट्रॉमा से निकलना इतना आसान अमर नहीं था। मैंने अपने बेटे का इलाज ज़हनी मौलिद से कराया था। अल्लाह के फजल से अब वो बेहतरी की जाने पड़ रहा है। मगर मुझे अफसोस है कि मेरे बेटे की वजह से 2 बेकसूर लड़कियों की जिंदगियां तबाह हो गई। अब मुझे डर है कि कहीं उनकी आह मेरे बेटे को न लग जाए। पहले ही बड़ी मुश्किल से वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ रहा है। मेरी बहू अनीका ने भी इस मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आगे की जिंदगी अच्छी ही गुजरेगी इंशाअल्लाह। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।